Hi guys, this is KK and your Ropchick channel, the backbencher. Welcome to you. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसा हमने ज्योग्राफी के 5 चैप्टर पढ़े, उसमें अभी जो जस्ट हमने रिसेंट में पढ़ा चैप्टर 5 जो कि हमारा था मिनरल्स एंड जो पावर रिसोर्सेज है उनके बारे में। उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का भारत में डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं या कौन से एरिया हैं ऐसे जो कि भारत की जीडीपी में उनका योगदान ज़्यादा है, और कौन कौन से एरिया हैं जिनको हमारे जीवन को मतलब वो डायरेक्टली कैसे प्रभावित करते हैं। इन सब के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वास्तु निर्माण कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि विनिर्माण होता क्या है। विनिर्माण से मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि माना कि ये कच्चा माल है, इस माल को कच्चा माल है, इसका अभी यहाँ पर ये यूज़ करने लायक नहीं है, और अगर यूज भी करेंगे तो हमें इसका इतना मुनाफा या इतने पैसे नहीं मिलने वाले। इसी उत्पाद को हम क्या करते हैं, मूल्यवान उत्पाद में इसको मॉडिफाइड करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और वो किस लिए कैसे करते हैं, काफ़ी मशीनरी की सहायता से या और भी स्किलफुल टेक्निक की सहायता से हम इसको किस में करते हैं, मूल्यवान उत्पाद में। ये यहाँ पर इसको हमने मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड करने से जो वस्तुओं का निर्माण हुआ वही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर एक प्रोडक्शन है, पोटैटो है, आलू है। अगर आलू को हम डायरेक्टली मार्केट में लेके जाएंगे तो हमें उतना मुनाफा नहीं होगा। जस्ट इसको क्या किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे एक बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पर जाके अगर आलू से हमने यहाँ पर क्या बना लिए, जो इनके वेफर्स हो गए, हमारे वेफर वगैरह, ये सब हमने यहाँ पर बना लिए आलू के। तो ये उसकी तुलना में एक वेफ़र का पैकेट, वेफर्स पैकेट जिसको आप बोलते हो, काफ़ी जैसे लेस का है, ये काफ़ी हैं, तो एक पैकेट भी आप लेने जाओगे तो 10 रुपये का एक पैकेट हो गया। जबकि यहाँ 10 रुपये में आपको 1 किलो आलू में बिक जाएंगे, जबकि 1 किलो आलू में यहाँ पर जो मिलेगा आपको वेफर्स के पैकेट, वो है बहुत ज़्यादा वेफर्स के पैकेट हो सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब है कि जो डायरेक्ट कच्चा माल है, हम उससे इतना मुनाफा नहीं कमा सकते जितना कि हम उसको मॉडिफाइड कर दें और उसको मैन्युफैक्चर कर दें, जिससे कि वह और भी प्रीसियस हो जाए, मूल्यवान हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। ये एक सीधी सी बात है। आज का युग इंडस्ट्रियल एरा कहलाता है, एक औद्योगिक युग कहला रहा है वर्तमान में। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस एरिया में ग्रोथ कर रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, वही कंट्री सबसे आगे है। चाहे वो आपका यूएस हो, चाइना हो, जापान देख लो, हर कोई कंट्री है जिसकी इंडस्ट्रियल पावर सबसे ज़्यादा वही ग्रोथ कर रही है। तो किसी भी देश की आज अगर हम बात करें जिसकी जीडीपी है ना, तो वो जीडीपी में कहीं ना कहीं वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस काफ़ी होता है, और ये भारत में भी है। अभी अब देखेंगे हम जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री या जो विनिर्माण है उसका महत्व क्या है, हम कैसे देख सकते हैं इसको। हम इंडिया के कंसर्न में देखेंगे तो देखते हैं, ये एक आपके सामने एक डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये देखिए विनिर्माण का महत्व है। तो विनिर्माण के महत्व में सबसे पहले देखिए कि कृषि के आधुनिकीकरण व द्वितीय व तृतीयक सेवाओं में रोजगार। एक्चुअल में जो हम कृषि की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में शुरू से भारत की जीडीपी किस पे डिपेंड रही थी, कृषि पे। तो पहले जो कृषि थी उसको हम कैसे करते थे, परंपरागत या ओल्ड टेक्निक से करते थे। बट जब विनिर्माण उद्योग बढ़े भारत में, टेक्निक्स आई, धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुआ, इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट्स थे उनका हुआ, तो उससे क्या हुआ, जो कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, कृषि को नई टेक्निक से, नए तरीक़ों से, नए 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 आविष्कार हुए, कई चीज़ें ऐसी हुई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिली, मार्केट मिला कृषि को, जो कृषि के प्रोडक्शन हैं उनको, और आज इंडिया में नहीं बाहर भी इनको भेजा जा रहा है। तो कृषि
के आधुनिकरण में भी क्या है, विनिर्माण उद्योग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कृषि तो आपका आ गया प्राइमरी इंडस्ट्री यानी प्राइमरी उद्योग में, प्राथमिक उद्योग में। उसके अलावा जो द्वितीयक उद्योग हैं, जिसकी बात हमने शुरुआत में कर ली थी कि कौन से आते हैं, सेकेंडरी जो इंडस्ट्री आती हैं, सेकेंडरी कौन सा उद्योग आते हैं उसमें, या फिर तृतीयक सेवाएं हों, सबके अंदर क्या है, आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बदौलत काफ़ी लोगों को इन एरिया में रोज़गार भी मिला है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वह खुद अपने आप में किस में आती है, द्वितीय या तृतीय सेवाओं में इसको काउंट करते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए औद्योगिक विकास दर को बढ़ावा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, जितनी भी जो औद्योगिक विकास दर है भारत की, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है, उसको डायरेक्टली उसको प्रभावित करती है। जैसा देश का विनिर्माण होगा ना, वैसे उस देश की जो औद्योगिक विकास दर है ना, वो काफ़ी बढ़ेगी। तीसरा देखिए बेरोजगारी व गरीबी उन्मूलन। ये एक्चुअली में इसको देखें तो हम इसको प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। आज अगर आपके पास में इंडस्ट्रियल जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं वो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होती हैं, तो वहाँ आसपास के एरिया में जो स्किल्स पुल हैं, जो लोग हैं, एक इंजीनियर से लेके एक आम आदमी जो मज़दूर है, सबको वहाँ पर रोज़गार प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं ये देश में जो बड़ी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, या फिर जो पावर्टी लाइन है, उसको भी दूर करने में काफ़ी इसका महत्व है। लास्ट का पॉइंट हम देखते हैं, देश में निर्यात को बढ़ावा व विदेशी मुद्रा। ये जस्ट वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर देश में आप मैन्युफैक्चरर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, विनिर्माण को आप अगर जितना बढ़ाओगे, जितना इसके अंदर कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर भारत इन्वेस्टमेंट करता है, तो भारत के जो देसी उत्पाद हैं, भारत के जो खुद के उत्पाद हैं, उनको तो प्रीशियस बना ही सकते हैं, उनका तो हम अधिक यूज कर ही सकते हैं, उनसे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ हम उनको विदेशी मार्केट में या उसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और बाहर की दुनिया के बाज़ारों में भी उनसे हम काफ़ी मुनाफा या विदेशी मुद्रा बोलते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी क्या, विनिर्माण का जो इम्पोर्टेंस था उसको बताती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पादन, जिसको आप बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा, 27%। ये बात हो रही है पिछले 2 दशकों में, यानी पिछले 20 सालों में जो विनिर्माण उद्योग का कितना था जीडीपी में भारत की में, 27%। और 27% से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। देखिए अगर टोटल देखें विनिर्माण उद्योग में तो 27% आता है जो भारत का। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ को देखें, जो औद्योगिक विकास दर है उसकी बात करें, तो उसमें जो भारत की जो जीडीपी है उसका योगदान है जीडीपी में इसका 27%। पर अगर हम स्पेशली विनिर्माण उद्योग की बात करते हैं तो वो मात्र कितनी है, 17%। क्यों, ये 10% कम कैसे हुआ, तो ये 10% भाग आता है किसमें, खनिज खनन में, गैस में तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान भी है। तो ये 10% को हम घटा देंगे तो जो प्योर आ जाएगा, प्योर जो रेशियो आ जाएगा कितना, 17 यानी 17% जीडीपी में विनिर्माण का क्या है, योगदान है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की अपेक्षा अन्य पूरी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान घरेलू उत्पाद का 25% से 35% है। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी व सरकारी नीतियों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। अभी अगर भारत का हमसे जो अन्य एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर स्पेशली देखूं तो अपनी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न में कौन सी आती हैं, जैसे आपका इधर इंडोनेशिया, सिंगापुर हो गए, थाईलैंड हो गए, ये जो स्पेशली सिंगापुर या ये जो कंट्रियां हैं, ये किसके बदौलत इतनी ग्रोथ कर पाई हैं, छोटी छोटी कंट्रियाँ, वहाँ पर स्पेशली जो मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है वह काफ़ी डेवलपमेंट है। और वहाँ का अगर रेशियो की बात करें तो वहाँ की जीडीपी में उसका कितना बता रहे हैं, 25 से 35% है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि भारत की जीडीपी में कितना है विनिर्माण उद्योग, 17%, और वहाँ पर कितना हो रहा है अभी, जो पूर्वी एशियाई देश है वहाँ पर 25% से 35% के बीच। तो भारत में अभी भी मैन्युफैक्चरर जो एरिया है, जो विनिर्माण का क्षेत्र है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, काफ़ी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं उनकी ऐसी नीतियों की ज़रूरत है जिससे कि इसको बढ़ावा मिले, ये बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही गवर्नमेंट ने एक
एक यहाँ पर संगठन है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन क्षेत्र में जो भी कार्रवाई करनी है या जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं, क्या हो रहा है, इसको बढ़ावा कैसे मिले, कैसे इसके एरियाज़ को बढ़ाया जाए, कैसे देश में इसको ग्रोथ करवाया जाए, कौन से निवेश किया जाए, ये सब चीज़ों को देखता है यह परिषद। तो ये बात हो गई हमारी। आगे देखिए औद्योगिक अवस्थिति। अभी हम देखेंगे कि एक इंडस्ट्री होती है, एक उद्योग होता है, उसकी स्थिति कहाँ हो, उसको हम कहाँ पर स्थापित करें, और स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हमें मिले या कौन सी चीज़ों को देखा जाए जिससे कि वह इंडस्ट्री वहाँ पर ग्रोथ कर सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है इंडिया के हर कोने में हम जहाँ भी इंडस्ट्री लगा दी तो वो ग्रोथ कर लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि एक औद्योगिक अवस्थिति होती है या एक औद्योगिक इकाई को आप स्थापित करेंगे तो आप कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो पहले तो एक चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, कि एक इंडस्ट्री की स्थापना करना अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी जटिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिकों की उपलब्धता, पूंजी, शक्तियों के साधन तथा बाज़ार की उपलब्धता, ये सब साधन या ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो वहाँ पर आप इंडस्ट्री को वहाँ पर ग्रोथ हो सकती है, इंडस्ट्री की हम वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी। अभी नेक्स्ट देखते हैं उद्योग बाजार संबंध। हमने इंडस्ट्री की स्थापना कर ली, हमने इंडस्ट्री की स्थापना के लिए क्या आवश्यक तत्व थे उनके बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट तो हो गई, हमने इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट कर ली, उसके बाद में जो मार्केट है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हुआ हमारा, उद्योग से जो भी उत्पाद बना उसको हम बाज़ार में पहुंचाएंगे तभी तो हमें वहां से पैसा मिलेगा। तो वो बाज़ार का उसके साथ कैसा क्या संबंध है उसके बारे में इस डायग्राम में देखते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ देखिए कि एक इंडस्ट्री को आप सबसे पहले स्थापित करते हैं तो आपके पास चाहिए पूंजी, क्योंकि पूंजी होगी तभी आप ज़मीन खरीदोगे, पूंजी होगी तभी आप वहाँ पर एक इंडस्ट्री को खड़ा करोगे, आप श्रमिकों को लगाओगे। तो सबसे पहले यहाँ मामला चलता है किससे, मनी से। तो मनी आपके पास हुई तो आपने क्या किया, ये देखिए मनी से हम एक, ये क्या होता है, एक साइकिल रहता है, एक चक्र बनता है। मनी से आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू किया, कच्चे माल में किया तथा उसके अन्य घटकों में किया, और भी चीज़ें हो सकती हैं कच्चे माल के अलावा। और ये आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। फिर उत्पाद घटक, इसके अलावा जो प्रोडक्शन के लिए और भी घटक चाहिए, कौन कौन से, जैसे भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, श्रम के लिए आप श्रमिक लाएंगे, पूंजी तो हो गया। उद्यमी चाहिए, मतलब बड़े बड़े ऐसे भी लोग चाहिए जिनको हम वेल एजुकेटेड बोलते हैं, जैसे इंजीनियर से लेके सीईओ, मैनेजमेंट के लिए एमबीए, मतलब ये स्किलफुल आपको इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, और ये सभी अवसंरचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में हम क्या क्या निवेश करेंगे और उत्पाद घटक के रूप में यहाँ से हम क्या, ये पैसा लगाए हमने। उसके बाद में आगे कहाँ पर पहुँचे, आगे पहुँचेंगे उसके बाद में ये सब चीज़ें हो गई, आपने इंडस्ट्री स्थापित कर ली, पैसे लगा दिए, भूमि हो गया, श्रम पूंजी सब कुछ हो गया। अब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, कच्चा माल बना, कच्चे माल को क्या करेंगे, परिवहन चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट चाहिए। वहाँ से कच्चा माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ पर गया, कारखानों में, कारखानों में वहाँ पर मॉडिफाइड हुआ, और भी जो कारखाने थे वहाँ पर भी उसको मॉडिफाइड किया। अब कारखाना से मॉडिफाइड जो था वह तैयार माल को आप कहाँ पर लेके गए, वापस परिवहन के थ्रू मार्केट में लेके गए, और मार्केट में वह जो प्रोडक्शन था हमारा, जो तैयार माल था, वो मार्केट में जाके सेलिंग हुआ, उसको बेचा गया, और जो बेचने से जो मुनाफा हुआ पूंजी के रूप में हमारे पास मिल गया। तो आपने देखा कि जो पूंजी से स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इंडस्ट्री की स्थापना हुई, इंडस्ट्री की स्थापना के बाद में कच्चा माल हुआ, उसको परिवहन से ले गए कारखाने में, कारखाने से उस तैयार माल के उत्पाद को हम फिर परिवहन के थ्रू कहाँ ले गए, बाज़ार में, और बाज़ार में सेलिंग के बाद में फिर पूंजी मिली। तो ये एक साइकिल बन जाता है पूरा, और यही एक क्या है, उद्योग बाज़ार का जो इनके बीच में एक संबंध है उसको दर्शाता है। तो काफ़ी सरल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। ये
एक नॉर्मल अगर हम जानकारी रखें तो वो भी हो सकता है, हमारे आसपास भी हम देखते हैं, पर देखते हैं कि इसमें होता क्या है, जो इंडस्ट्री है उनको हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक आगे हम नेक्स्ट एक डायग्राम देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ, या कच्चा पदार्थ से मतलब एक इंडस्ट्री में हम कौन सा कच्चा पदार्थ लाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है। एग्रो हो गई, मिनरल्स हो गई, फॉरेस्ट बेस्ड हो गई, मरीन बेस्ड। यानी आप कच्चा माल कहाँ से ला सकते हो, कौन कौन सी इंडस्ट्री से ला सकते हो, कृषि के क्षेत्र से ला सकते हो, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकता है जो कच्चा माल। मिनरल्स हो सकता है, आपके खनिज पदार्थ हो सकते हैं। फॉरेस्ट, जो भी वन उत्पाद हो सकते हैं, यानी फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन होता है वो हो सकता है। मरीन हो गए, मरीन यानी समुद्री हो गए, वो हो गए समुद्री जीव जंतु हो गए, या कुछ और भी हो गए आपके, वो हो गए। ये हो गए किसके, रॉ मटेरियल के आधार पे हमने उनका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। दूसरा, रोल के आधार पर, मेन रोल की भूमिका, एक उद्योगों की भूमिका के आधार पर हम उसको कैसे, बेसिक और की इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो आधारभूत इंडस्ट्री कहलाती हैं। जैसे अगर भारत में हम देखेंगे तो सबसे बड़ी आधारभूत इंडस्ट्री कौन सी होती है भारत की, लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित इंडस्ट्री। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चर में आप जाओगे, मशीन तो आपको चाहिए, कोई भी चीज़ बनेगी तो बिना लोहे इस्पात के नहीं बनेगी। तो इन कोयले से संबंधित हो गई, क्योंकि ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ये सब इंडस्ट्री क्या है, ये हैं भारत की जो बेसिक और की इंडस्ट्री कहलाती हैं। तो एक तो ये इंडस्ट्री हो गई, एक हो गई कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी जिसको उपभोक्ता के मार्केट जिसको आप बोलते हैं, कि आपको उपभोक्ता चाहिए जो आपके उत्पाद को कहीं ना कहीं खरीदते हैं, तो वो भी एक क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई। तो एक बनाने वाले और एक खरीदने वाले, ये किसके हो गए, ये मेन रोल हो गए, दो इंडस्ट्री हो गई इस अकॉर्डिंग। दूसरा, हम इंडस्ट्री को किस आधार पे बांट सकते हैं, ये देखिए लास्ट तीसरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितना पैसा लगाया जाए किसी इंडस्ट्री में, और पैसा लगाने के हिसाब से उन इंडस्ट्री को हम कैसे बांट सकते हैं। तो देखिए, अगर काफ़ी हमने इन्वेस्टमेंट किया तो वो क्या हो गई, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एक होती है जिसमें खूब पैसे लगाने पड़ते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, तो वो हो गई लार्ज वाली। एक होती है स्मॉल, या जिसको स्मॉल स्केल बोलते हैं, या मिडिल वाली हो गई। और लास्ट की हो गई कॉटेज इंडस्ट्री, या जिसको क्या बोलते हैं आप, लघु के बाद में मध्यम हो गए, और लघु जो सबसे हैं छोटे, जो कुटीर उद्योग बोलते हैं आप, छोटे मोटे उद्योग। तो ये पैसों के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जिसमें लार्ज हो गई, स्मॉल हो गई, और जो कुटीर उद्योग हो गए, हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं इनको। अब बात करें ओनरशिप कि अगर मालिक है इंडस्ट्री का, ओनर कौन है, तो ओनर भी काफ़ी टाइप के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी इंडस्ट्री अलग अलग हो सकती है। जैसे पहला है, यहाँ पर हम बात करते हैं पब्लिक से मतलब ये गवर्नमेंट की है, यहाँ पर पब्लिक की है, ये इस पे पूरा किसका प्रभुत्व है, पब्लिक का है। दूसरा है प्राइवेट इंडस्ट्री से आपका तात्पर्य है निजी, यानी मेरी खुद की, मैं मालिक हूँ और मैं चला रहा हूँ, इसमें किसी और का या गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, ये हो गई। तीसरी जॉइंट होती हैं, कुछ इंडस्ट्री ऐसी भी होती हैं जो जॉइंट होती हैं, जिनको आप संयुक्त बोलते हैं, या अगर आपने कई बार देखा होगा कुछ इंडस्ट्री के नाम के आगे लिखा होता है PVT और LTD, यानी प्राइवेट लिमिटेड, यानी जिसमें कुछ शेयर्स, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का होता है, और कुछ शेयर्स किसके होते हैं, कुछ जो निजी पर्सन होता है उसके होते हैं। तो दोनों के मिला के, प्राइवेट और पब्लिक मिला के क्या हो जाती हैं, जॉइंट हो जाती हैं। और लास्ट की होती हैं कोऑपरेटिव, इनको आप कोऑपरेटिव, काफ़ी इंडस्ट्री होती हैं जिनको आप सहकारी इंडस्ट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ना तो गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल है, डायरेक्ट रोल नहीं है, वैसे अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, ना डायरेक्ट किसी निजी व्यक्ति का होता है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है, या जो प्रोडक्शन या जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं लोग, वही लोग सभी मिलके, जैसे मेरे एरिया में 10-20 लोग हैं ऐसे, जैसे डेयरी होती है,
डेयरी के जो प्रोडक्शन हैं, दूध देने वाले हैं, जो दूध लेके आ रहे हैं छोटे व्यापारी, वो सभी मिलके अपनी खुद की एक क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री खोलते हैं जो डेयरी प्रोडक्शन तैयार करती है। तो वह एक सहकारी कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव कंपनी हो गई, और उसके मालिक एक नहीं है, वो सभी अपनी कंपनी के मालिक है। ऐसी काफ़ी हैं। आपको अगर एग्जांपल मैं दूं तो महाराष्ट्र में जो मत्स्य उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में जो मछली पालन है वो इस एरिया में कोऑपरेटिव इंडस्ट्री होती हैं। और अगर स्पेशली और भी आप अच्छा सा एग्जांपल देख सकें तो केरला में कोकोनट इंडस्ट्री है, वह भी एक क्या है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ये सब हो गए बात किसकी, ओनरशिप के। जो लास्ट वाला देखिए, बल्क एंड वेट ऑफ आरएम एंड फिनिश्ड गुड। तो ये तो हो गई कि एक हेवी इंडस्ट्री होती है और एक लाइट इंडस्ट्री। तो ये उनके वेट के हिसाब से हम बात कर ली। तो ये सब हमने यहाँ पर आज देखा। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरर के बारे में सुना कि विनिर्माण होता क्या है, उसको हमने जाना। उसके बाद में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज थी उनका क्या इम्पोर्टेंस है वो जाना। उसके बाद में हमने जो औद्योगिक अवस्थिति है कि एक उद्योग को कहाँ स्थापना करें उसके बारे में पढ़ा। बाद में एक इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होता है, उनके अंदर क्या संबंध होता है, वो उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। और लास्ट में हमने बात की जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री उद्योगों को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो ये सब चीज़ें थी। आज के हम पार्ट में इतना ही रखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो भारत की इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, विनिर्माण उद्योग, उसके बारे में जानेंगे। तो आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई आपको डाउट है या कुछ आप और भी सुधार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जो राय है उसको, सुझाव को पक्का आप वहाँ लिखिए। और अगर पसंद करें तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।